कि तानाशाही और दबाव है। तानाशाही है और दबाव है, लोकतंत्र हमारा खतरे में है। और मोदी जी के अब समय आ चुका है कि वो झोला उठाए और चल दे, और जाते जाते उनका झोला भी चेक किया जाएगा कि झोले में क्या क्या लेकर जा रहे हैं। रेल भेल सेल गेल जो जो कांग्रेस ने बनाए थे वो इंजीनियर हैं, और वो मुख्यमंत्री के पास उनके जो भी सीमित पावर है, लिमिटेड पावर है, और वो लिमिटेड पावर को यूज करके ही दिल्ली वालों को बहुत सारे उपहार दे चुके हैं। दिल्ली वाले काफ़ी संतुष्ट हैं केजरीवाल जी से, हर बार वही मुख्यमंत्री बन के आएंगे। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के साथ इनको भी प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में जितने भी मोदी जी को अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मैं दोबारा 3 बार प्रधानमंत्री बन के आऊँगा और 125 करोड़ की जनता मुझे ही चुनेगी, तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो ना, ईवीएम बंद कर दो। अगर आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है कि जनता 125 करोड़ आप ही को चाहती है, आपको दिल लगाती है, आपसे प्रेम करती है, तो आप सीधा सीधे बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, ईवीएम से नहीं। आपको आईना आयोग का मुद्दा है, लेकिन केंद्र सरकार के दबाव में चुनाव आयोग भी कुछ नहीं करती है। हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, लेकिन दबाव तो उनके ऊपर भी पड़ता है। अब तो जजों के ऊपर दबाव बनने शुरू हो गए। अभी महाराष्ट्र में एक जज ने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया? उनके ऊपर दबाव पड़ा, वो गलत फैसला नहीं दे सकते थे, उनके ऊपर शायद कहीं ना कहीं दबाव बना। जनता देती है वोट कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को, लेकिन वो सेटिंग की वजह से चला जाता है बीजेपी को। ठीक है, तो वो मैं गारंटी के साथ नहीं कहता, क्योंकि मैंने तो कोई इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी तो की नहीं है, लेकिन इसकी जाँच फॉरेंसिक लैब में हो सकती है, विदेशों में इसकी जाँच हो सकती है, और जांच के बाद पता चलेगा। उसके लिए मामले को कोर्ट में आना पड़ेगा लेकर, और जब कोर्ट में आएगा इसकी जांच की जाएगी, और जांच के बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला DY चंद्रचूड़ के हाथ से स्टार्ट तेज। तो जैसा कि आपने बोला कि यहाँ पर फॉन्ट की आपने बात की, अगर फॉन्ट को मिला लिया जाता है तो क्या अमित शाह झूठे साबित हो जाएंगे? क्योंकि अमित शाह 2 डिग्री अलग अलग दिखा रहे थे, तो उनका ये कहना था कि हम जो दिखा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी की डिग्री है, असली डिग्री है। मैं ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की अगर असली डिग्री है तो क्या वो अकेले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? उनके बैच का कोई नहीं था साथ में। उनके और भी साथी को ढूंढा जाए, उनकी डिग्रियाँ मिलाया जाए साथ में, ताकि दोनों की डिग्री जब आपस में मिल जाएगी या दोनों का फॉन्ट भी मिल जाएगा तो सब लोग मान लेंगे कि डिग्री सच्ची है और वो सही में पढ़े लिखे प्रधानमंत्री है। लोकपाल बिल की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ वो तस्वीर आपने भी देखी। अगर सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाती है तो क्या आसार हैं उनके जीतने के? और केंद्र शासित प्रदेश में जो जिस तरीके की भाजपा पार्टी अपना काम कर रही है उसके लेकर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि अगर भाजपा पार्टी इस तरीके की राजनीति कर रही है तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या, ये तानाशाही है। तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है, और ये लोकतंत्र की हत्या जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से हो रही है। क्योंकि लोकपाल बिल जो आया है उसके पहले भी दिल्ली के जो भी यहाँ पे पावर है वो सब LG को दे दिए हैं। केजरीवाल जी को काम करने नहीं दिया जाता है। अब केजरीवाल जी जब तक उनको पावर नहीं दिया जाएगा वो काम कैसे करेंगे? सब कुछ जब LG के हाथों में चली जाएगी, यानी कि सब कुछ केंद्र के हाथों में जा रही है, यानी सब कुछ मोदी जी के हाथों में जा रही है, तो मोदी जी बाकी लोग को क्या कठपुतली बना के घुमाएंगे? शासन तो खुद करते हैं, और बाकी जो है अपने चिंटुए छोड़ रखे होते हैं, नफरती चिंटू। अब ये बताइए, केजरीवाल जी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पहले भी आ चुके हैं, और उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जिसकी शासन है, जिसका दिल्ली में सरकार है, उन्हीं की चलेगी। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता। DY चंद्रचूड़ जी जो इतने महान और सच्चे हैं, उनके फैसले को भी उन्होंने ठुकरा दिया और रातों रात एक अध्यादेश जारी कर दिया, और उस अध्यादेश में ये कहा कि दिल्ली में जो भी सरकार में जो भी पावर है वो सब LG को दिया जाए, ना कि केजरीवाल जी को। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, यानी आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं। क्या आप भगवान बन के आए हैं धरती पर? आपके मित्र राजन ने भी बात कही है कि अगर इस तरीके का अगर आप कर रहे हैं, इस तरीके की तानाशाही कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप चुनाव बंद करवा दीजिए। ये बात सही है राजन जी की? राजन जी के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अगर आपको ही प्रधानमंत्री बनना है, आपको ही मुख्यमंत्री बनना है, आपको ही गवर्नर बनना है, तो चुनाव किस बात का? आप तो हिटलर शाही लेकर आ रहे हो, और हिटलर शाही में सब कुछ उन्हीं का चलता है। अब कहीं भी आप नए ट्रेन का उद्घाटन करने चले जाओ तो झंडे दिखाने, जैसे नया ट्रेन अभी वंदे भारत आई है तो झंडे दिखाने आप चले जाते हो, शौचालय बनती है तो उसका उद्घाटन आप करने चले जाते हो, कहीं भी कोई संसद भवन का निर्माण होता है तो उसका भी उद्घाटन आप ही करने चले जाते हो। भाजपा कह रही मुख्यमंत्री तो है ना केजरीवाल, मुख्यमंत्री बने रहिए, क्या चाहिए आपको? और इसके अलावा मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे और एक इंजीनियर हैं, और वो मुख्यमंत्री के पास उनके जो भी सीमित पावर है, लिमिटेड पावर है, और वो लिमिटेड पावर को यूज करके ही दिल्ली वालों को बहुत सारे उपहार दे चुके हैं। दिल्ली वाले काफ़ी संतुष्ट हैं केजरीवाल जी से, हर बार वही मुख्यमंत्री बन के आएंगे। हम तो चाहते हैं कि राहुल
गांधी जी के साथ इनको भी प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में जितने भी महंगा है, जैसे गैस, पेट्रोल और डीजल, ये जब महंगाई होती है तो सिर्फ इन 3 चीज़ों के दाम नहीं बढ़ते हैं, इनके साथ साथ खाने पीने की भी दाम बढ़ जाते हैं। हर एक चीज़ का भी ट्रैवलिंग, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होता है वो बढ़ जाती है। आप कहीं भी सामान बाहर से एक स्टेट से दूसरे स्टेट आती है तो उसका डीजल का और पेट्रोल के खर्चे लगते हैं, उससे महंगाई बहुत बढ़ जाती है। और इस दौर में, महंगाई के दौर में, जब लोगों को जीना हराम हो चुका है, लोग अब मरने की स्थिति में आ गए हैं भूखे, तो केजरीवाल जी ने थोड़ा सा राहत दिया है कि उनको 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, उसके बाद उनको पानी फ्री कर दी है, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया है। तो कह तो फ्री की रेवड़ी है, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, जनता को लुभा रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। फ्री की रेवड़ी, जब भाजपा वाले 5 किलो का मुफ्त अनाज बांटते हैं तो क्या वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, वो फ्री की रेवड़ी नहीं है? 5 किलो अनाज भी तो आप लुभावने दे रहे हो। जिस दिन आप 2024 में जीत जाओगे उस दिन ये भी बंद कर दोगे आप। अभी तो इसलिए दे रहे कि आपको चुनाव नज़दीक आ गए हैं। 5 किलो अनाज, ये भी तो मुफ्त की रेवड़ी है, इसको भी तो हम क्या कह सकते हैं? मुफ्त की रेवड़ी है, बिल्कुल रेवड़ी है। और मुफ्त की रेवड़ी सिर्फ नेताओं और विधायक और मंत्रियों को ही क्यों मिले? भाजपा कह रही है कि केजरीवाल झूठे नेता, कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो रणनीतियों पर चल रहे हैं वो गलत हैं, सब बेकार है। अरविंद केजरीवाल जी के कोई भी रणनीति गलत नहीं है। उन्होंने क्या गलत किया है? क्या उन्होंने अपराध किया है? अगर उन्होंने अपने विधायक मंत्रियों को अगर बिजली का यूनिट फ्री ना दिया, उनको पेंशन ना दिया और उसी पैसे को अगर जनता के बीच बांट रहे हैं फ्री बिजली और फ्री पानी के रूप में, तो उनकी क्या ये गलती है? क्या वो भ्रष्टाचारी हो गए? उन्होंने तो जनता की भलाई की, जो पैसे टैक्स में आते हैं वो पैसे उन्होंने जनता में ही वापस बांट। कह रहे हैं कि लोकतंत्र के जननायक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनसे आप डिग्री मांग रहे हैं। जनता ने उनको चुना, इस डिग्री आपको क्या चाहिए? जनता ने चुन लिया, वही डिग्री है। जनता ने चुना था 2014 में, 2019 में नहीं चुना था। वो अगर वापस उनको 125 करोड़ अगर जनता चुनती है, वाकई में अगर मोदी जी को अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मैं दोबारा 3 बार प्रधानमंत्री बन के आऊँगा और 125 करोड़ की जनता मुझे ही चुनेगी, तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो ना, ईवीएम बंद कर दो। अगर आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है कि जनता 125 करोड़ आप ही को चाहती है, आपको दिल लगाती है, आपसे प्रेम करती है, तो आप सीधा सीधे बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, ईवीएम से नहीं। आपको आईना दिखा देगा जनता। ईवीएम की आपने चर्चा की, बहुत अच्छा मुद्दा है, इस पर लगातार बातचीत होती रहती है। ये मुद्दा तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का है, केंद्र सरकार का थोड़ी ना है। चुनाव आयोग का मुद्दा है, लेकिन केंद्र सरकार के दबाव में चुनाव आयोग भी कुछ नहीं करती है। ये हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, लेकिन दबाव तो उनके ऊपर भी पड़ता है। अब तो जजों के ऊपर दबाव बनने शुरू हो गए। अभी महाराष्ट्र में एक जज ने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया? उनके ऊपर दबाव पड़ा, वो गलत फैसला नहीं दे सकते थे, उनके ऊपर शायद कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं गलत फैसले देने से अच्छा है कि मैं इस्तीफा दे दूं। चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम पे आप बात करते रहते हैं, जिस राज्य में विपक्ष जीत जाता तो ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं करते हैं। ईवीएम पे विपक्ष इसलिए सवाल खड़े नहीं करते हैं क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत हुई है, हिमाचल प्रदेश में जीत हुई है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका उन्होंने बीजेपी ने हारा है ताकि लोग ईवीएम पे सवाल ना करें। ये भी एक साजिश है कि अगर मैंने कर्नाटका गिफ्ट में दे दिया, हिमाचल प्रदेश को अगर गिफ्ट में दे दिया कांग्रेस को, तो पब्लिक के मन में, जनता के मन में भरोसा हो जाएगा कि ईवीएम सही है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। इसलिए ईवीएम पे सवाल खड़ा करना बिल्कुल जायज़ है। और मैं कहता एक सवाल मेरा ये रहेगा चुनाव आयोग को लेकर। चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम से अगर आप वोटिंग करवाते हैं, चुनाव करवाते हैं, तो आसान नहीं है। पूरे देश की जनता से जो है वोट लेना, 140 करोड़ की जनता है, बैलेट पेपर गीले हो सकते हैं, फट सकते हैं, गिनने में आसानी नहीं हो सकती। ये तमाम सवाल चुनाव आयोग की तरफ से बताए गए हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? विकल्प कैसे बताएंगे आप उनको? अगर बैलेट पेपर से चुनाव, देखिए बैलेट पेपर बहुत तरक्की आती है, अब तो वाटर प्रूफ बैलेट पेपर भी आ सकते हैं। अब जो है साइंस बहुत तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुकी है। आप उसको प्लास्टिक के बैलेट पेपर बनवाओ, वाटर प्रूफ बैलेट पेपर बनाओ, उस पर चुनाव कराओ। और अगर इस बार 2024 में बैलेट पेपर के चुनाव से मोदी जी जीत जाते हैं, तो हम लोग भी मानेंगे कि सही में 100 करोड़ जनता, 140 करोड़ जनता उनको ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। विश्वजीत जी, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर अगर आपसे कहता है कि ईवीएम के मसले को लेकर आप केस लड़िए, तो आप तैयार हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठा दिया है। ईवीएम कोई छोटा मुद्दा नहीं है। सत्ता पक्ष पार्टी वर्सेस विपक्ष की पार्टी का चुनाव है, और ईवीएम पर आपके द्वारा सवाल खड़े करना ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप भी वही बात कर रहे हैं जो सत्ता पक्ष की विपक्ष की पार्टियां करती आई हैं। अगर मौका आपको दिया जाता है तो इसके उस मौके को आप अपनाएंगे और कैसे आप जीत कर दिखाएंगे?
देखिए, मौका अगर मुझे मिलता है तो मैं बिल्कुल इसके लिए आगे रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जनता का भरोसा छिपा है इस ईवीएम में। जनता देती है वोट कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को, लेकिन वो सेटिंग की वजह से चला जाता है बीजेपी को। ठीक है, तो वो मैं गारंटी के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो कोई इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी तो की नहीं है, लेकिन इसकी जाँच फॉरेंसिक लैब में हो सकती है, विदेशों में इसकी जाँच हो सकती है, और जाँच के बाद पता चलेगा। उसके लिए मामले को कोर्ट में आना पड़ेगा लेकर, और जब कोर्ट में आएगा इसकी जाँच की जाएगी, और जाँच के बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला DY चंद्रचूड़ के हाथ से होगा, हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन एक सवाल मेरा और रहेगा कि चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ED CBI पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर तमाम स्वतंत्र एजेंसियों पर सवाल खड़े होते रहेंगे तो क्या ये मान लिया जाए कि भारत देश में लोकतंत्र खत्म ही हो चुका है? देखिए, कांग्रेस के टाइम में भी ED और CBI थे, CID थे, लेकिन वो इतना बदनाम नहीं थे जिस समय भाजपा के समय बदनाम हुए हैं। तो सवाल तो उस पर उठेंगे ही, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ, मैं क्या पूरी जनता देख रही है कि जो भी ED और CBI और CID के जो भी कार्रवाई होते हैं, जो भी छापे पड़ते हैं, रेड होते हैं, वो सब के सब विपक्षों पर ही होते हैं। अगर आप बीजेपी का एक आदमी पे बता दो कि जिनके ऊपर CBI की रेड पड़ी हो, ED की रेड पड़ी हो, तो माना जा सकता है कि तानाशाही और दबाव है। तानाशाही है और दबाव है, लोकतंत्र हमारा खतरे में है। और मोदी जी के अब समय आ चुका है कि वो झोला उठाए और चल दे, और जाते जाते उनका झोला भी चेक किया जाएगा कि झोले में क्या क्या लेके जा रहे हैं। रेल, भेल, सेल, गेल, जो जो कांग्रेस ने बनाए थे उन्होंने तो सब बेच दिया है। यहाँ तक कि अब रेल को भी उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। तेजस एक्सप्रेस निकाला है उन्होंने, प्राइवेट है। फिर वंदे भारत निकाला है। अभी एक बात बताओ, एक नई वंदे भारत चालू हुई है पटना से रांची, जिसका किराया तकरीबन 2000 रुपये है, और नॉर्मल ट्रेन का किराया 200 रुपये है। तो किसी को भी जाने का, मैं इन अंधभक्तों से ही सवाल पूछता हूँ, इन नफरती चिंटुओं से सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको जाने का मौका मिला पटना से रांची, तो आप वंदे भारत से जाओगे 2000 रुपये टिकट से, या फिर आप 200 रुपये के वही ट्रेन से जाओगे जो 1 घंटे के बाद पहुँचती है। मतलब वंदे भारत अगर 4 घंटे में पहुँचती है तो नॉर्मल ट्रेन 5 घंटे में पहुँचती है। तो क्या आप 1800 रुपये एक्स्ट्रा देना पसंद करोगे? और अगर पूरी फैमिली आपकी जा रही हो, यानी आपके फैमिली में 7-8 लोग हैं, तो 2000 के साथ 14,000 रुपये दोगे कि 1400 रुपये दोगे? बड़ा सवाल खड़ा किया ये। क्योंकि वंदे भारत को चलाने के लिए इनकी एक और साजिश मुझे नज़र आ रही है कि वंदे भारत तो ट्रेन खाली जा रही है, बहुत सारी सीटें खाली जाती है उनकी, तो उनको चलाने के लिए जो कि आम जनता, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो स्लीपर में जाना पसंद करते हैं। और लगभग 90% ट्रेनों के स्लीपर के डब्बे को S12 और S11 तक होते थे, उनको कम करके S6 तक फिक्स कर दिया गया है। यानी अब आपको स्लीपर S7 देखने को नहीं मिलेगा 90% ट्रेनों में। अब स्लीपर के लोग कहाँ जाएंगे? थर्ड AC में। थर्ड AC वाले जाएंगे फर्स्ट AC में, फर्स्ट AC वाले में जाएंगे वंदे भारत में। तो वंदे भारत को चलाने के लिए एक सोची समझी प्लान है, एक साजिश है, ताकि उनको फ़ायदा हो, गरीबों को पैसा लूटा जाए, जेब से जो चिल्लर खुदरे और जो भी बचे हुए छुट्टे वो भी निकाल ले। बिल्कुल, ये विश्वजीत की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट से थी, लगातार अपनी बात को रखते आए हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर EVM को लेकर किया गया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि EVM में राजनीतिक पार्टियों का भविष्य कैद होता है और वो ये तय करता है कि अब सत्ता किसके हाथ में होगी। क्योंकि भारत देश की जनता लगातार जो है उसी को चुनती है जिस पर उसको भरोसा होता है। भाजपा पर 2 बार भरोसा कर लिया है। प्रधानमंत्री का कहना है कि अगर तीसरी बार भरोसा होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे टर्म की अर्थव्यवस्था बना देंगे। इसके साथ साथ दिल्ली लोकपाल बिल पर बात की, इसके साथ साथ जो फर्जी डिग्री की बात की जा रही है उस पर बात की। अब देखना ये पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट कब अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं और अपनी याचिका को दायर करते हैं, किस तरीके से यहाँ पर केंद्र की सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता, सुप्रीम कोर्ट।